तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट ही था, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली हैं ऑलरेडी, और वो इम्पोर्टेंट थी कहीं ना कहीं कि अगर आपको एक माइंड्स को डेवलप करना है तो आप किस प्रकार से डेवलप करेंगे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मेथड्स ऑफ माइनिंग. We have already seen various topics like shaft sinking and all the other topics, and all those topics were very important because uh, if you have to develop a mind, then in that case, okay, you can talk to me after the class. Then in that case, how you will develop and how you will reach to the seam. आप सीम तक कैसे पहुंचोगे भाई, कोल सीम है अगर तो कैसे पहुंचोगे, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें हमारा जो मेथड्स ऑफ माइनिंग में आता है कि अगर मुझे एक माइंस को डेवलप करना है तो मैं किस प्रकार से डेवलप करूंगा। इफ वी हैव टू डेवलप अ माइंड, देन हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप अ माइंड। ओके, तो जो मेथड्स है कोल विनिंग के, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ द कोल विनिंग, अगर मैं कोल विनिंग के मेथड्स की बात करूं, कोल विनिंग का मतलब क्या है, धरती के नीचे से कोयला निकालना है, ठीक है। अब कोयला निकालना है तो बाबू क्या करना पड़ेगा, आपके सबसे दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अंडरग्राउंड माइंस के। ओपन कास्ट तो ठीक है, ओपन कास्ट हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं बिलो ग्राउंड की बात करूं तो दो बेसिक प्रिंसिपल है। पहला जो प्रिंसिपल है वो है बोर्ड एंड पिलर मेथड से मैं कर लूंगा, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, पिलर एंड स्टॉल। किस नाम से भी जाना जाता है, पिलर एंड स्टॉल माइनिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ये हो गया बोर्ड एंड पिलर। दूसरा जो मेथड आता है वो होता है लॉन्ग वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल भी एक टाइप का मेथड ही है माइनिंग का, कोल माइंस का, ठीक है। नाउ हियर the methods of the coal winning depends on two basic principle, or if you want to win a coal from a coal seam, then you have to follow the two basic principles in case of the underground coal mines, that is the board and pillar mining method, also known as the pillar and the stall method, and the second one is the long wall माइनिंग मेथड। ओके, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड आपका दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है एडवांसिंग, दूसरा होता है रिट्रीटिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके बारे में तो नहीं देखेंगे, हम कवर करेंगे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड को, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, कब करना है, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही और भी अदर मेथड्स हैं, ठीक है, आपके सेम प्रिंसिपल सिस्टम पे लगभग जो वर्किंग का प्रिंसिपल है, इफ वी टॉक अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल, देन ऑन दैट सेम प्रिंसिपल अदर माइनिंग मेथड्स आर आल्सो देयर, लाइक रूम एंड पिलर माइनिंग, होराइजन माइनिंग, सब लेवल माइनिंग, लेवल माइनिंग एंड द स्लाइसिंग। ओके, ये आपके कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बोर्ड एंड पिलर में आपका कैसे कब करेंगे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। सबसे पहला सवाल तो ये है, भाई मैं क्यों करूं बोर्ड एंड, क्या गरज है मेरी ऐसी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मुझे करनी है। Why should we do, the first question arises over here, why should we do the board and pillar mining, why should not we adopt any other method, or which are the cases in which we have to adopt the board and pillar mining method, ठीक है। आपके ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें मुझे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला चीज आप लिख लीजिए कि आपकी सीम की थिकनेस, जो कोल सीम है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 1.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। The first point is that the thickness of the seam shall be more than 1.5 meter. Okay, सीम की थिकनेस, जो सीम की मोटाई है कोल सीम की, वो आपका 1.5 मीटर से अधिक होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। सीम की थिकनेस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, जहां बेहतरीन से पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। अब इस सरफेस से जैसे ही हम हमारे पैरों के नीचे कहीं ना कहीं एक कोल सीम होगी, ठीक है, ये हो गई आपकी कोल सीम। अब इसकी थिकनेस कैसे निकालते हैं, थिकनेस आपका ये होता है, इसको बोलते हैं थिकनेस।
ठीक है, यहां पे कहीं हमारा बाबू भैया खड़ा है, ठीक है, सिगरेट फूकते हुए, तो ये आपकी कोल सीम की थिकनेस कहलाती, इसको बोलते हैं कोल सीम की थिकनेस। ठीक है, अब ये अगर 1.5 मीटर से अधिक है तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि कब मुझे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अप्लाई करना है, वो है कि आपका जो कोल सीम होने चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का पत्थर ना हो, दूसरा किसी भी प्रकार का ड्रिफ्ट बैंड नहीं होना चाहिए। द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज the coal seam should not contain any type of the stones or the drift bands. Suppose that कि ये मेरी एक कोल सीम है, ठीक है, सॉरी, अब ये मेरी एक कोल सीम है, सपोज वी हैव अ कोल सीम लाइक दिस, and in this coal seam if I will extract the coal then I can completely extract the coal like this, okay, if it is in a continuous manner, okay, आपका अगर इस कोल सीम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लगातार उस कोयले को ऐसे निकाल सकते हैं नीचे जाके, भाई ऐसे शाफ्ट बनाया, यहां तक गए और यहां से कोयला पूरा निकाल लिया, ठीक, लेकिन बट if there is a presence of any type of if there is a presence of any type of stone or the dirt band, suppose that there is a big stone over here, एक बड़ा सा पत्थर है यहां पे, अब यहां से मैं कोयला निकाल रहा हूं, एक क्या हुआ, पत्थर आ गया, जब तक इस पत्थर को मैं क्रॉस नहीं करूंगा, भाई भले मैं ब्लास्टिंग करूं, भले मैं इसकी कटिंग करूं, वेदर आई शुड ब्लास्ट दिस स्टोन और आई शुड कट दिस स्टोन, बट मेरा कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना इस चीज में। अब इस टाइम को अगर वेस्ट हो जाता है तो मेरा वहां पर उस समय क्या कोयले का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, तो मैं वर्कर्स की सैलरी कहां से दूंगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपका किसी भी प्रकार का पत्थर नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए, there should not be any type of stone or the dirt bands. What do you mean by dirt bands? Dirt bands are created during the फॉर्मेशन ऑफ द कोल सीम। डर्ट बैंड आपका कब आता है, जब आपका कोयले का सीम बन रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको मैंने मेथड्स तो बताए हैं, अब ये मेरी एक कोल सीम बनी, ठीक है, बीच में क्या हो गया, ढेर सारे पत्थर आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मेरा कोयला है, तो इधर कोयला, इधर भी कोयला, लेकिन बीच में ये है। Now, if we are going to extract the coal, this complete coal seam, if you are going to extract this complete coal seam, then in that case you will not get the pure coal. Why? Because there will be some contents of this dirt band, that is the stones, patthar, stone और rock, ये एक दिक्कत आएगी। अगर आप इस पूरे कोयले को निकालना चाह रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, बीच में साला ये पत्थर आ रहा है, तो आप कोयला तो निकालोगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, उसके साथ पत्थर भी निकलेगा। अब आपको मार्केट में क्या बेचना है, कोयला बेचना है कि पत्थर बेचने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना, इसका तो पैसा हमें नहीं मिलता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कोयले के साथ मिक्स रहेगा, सामने वाला भी भगा देगा, यार ले जाओ अपना ट्रक, क्या जरूरत क्या है, ऐसा घटिया माल दे रहे हो। तो ये आपका सेकंड चीज होता है कि भाई किसी भी प्रकार का ड्रिफ्ट बैंड नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का पत्थर नहीं होना चाहिए, किसमें, आपके कोल सीम में। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ स्टोन और द ड्रिफ्ट बैंड इन योर कोल सीम, अदरवाइज बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड करना आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज moderate depth. The depth of the seam must be moderate. Okay, moderate का मतलब कि आपका सीम का डेप्थ कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है बोर्ड एंड पिलर, अंडरग्राउंड तो मैं कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है करना है, बट अगर सीम की डेप्थ ज्यादा हुई, ज्यादा गहराई पे अगर कोयले की सीम पाई गई, तो उस केस में क्या मुझे फायदा होगा,
नहीं होगा। जस्ट सपोज दैट अगर कोल सीम की डेप्थ ज्यादा है तो सरफेस से मैं अगर शाफ्ट बनाता हूं, ठीक है, अगर मॉडरेट डेप्थ है, मान लीजिए मॉडरेट डेप्थ कितना होता है, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर नीचे हो गया, गहराई हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है यहां से लेके यहां तक, सरफेस से लेके यहां तक की जो गहराई है कोल सीम की, वो अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा डेप्थ हुई तो सबसे पहला दिक्कत क्या आएगा, मॉडरेट डेप्थ से अधिक हुआ है ना, अगर आपका डेप्थ ज्यादा हुआ तो सबसे पहला दिक्कत शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट बनाने का खर्चा अपनी जेब से दोगे क्या? नहीं भाई, ये जो खर्चा है शाफ्ट बनाने का, अब आप भी जान रहे हो शाफ्ट कैसा होता है ना। अब शाफ्ट में अगर कुआं खोद रहा हूं, अब इस कुएं को खोदने में अगर शाफ्ट को बनाने में ही मेरा इतना पैसा घुस जाएगा जितना कोयला नहीं है यहाँ, तो क्या मुझे फायदा होगा? इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल फॉर मी इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द शाफ्ट इज मोर। ठीक है, तो डेप्थ ज्यादा, शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज्यादा, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत क्या होगा, सेकंड दिक्कत क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर ऑन पिलर्स। ठीक है, क्या है कि भाई मैं कोयला निकाल रहा हूं तो मैं छोटे छोटे पिलर छोड़ रहा हूं कोयले के, ठीक है, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, सपोर्ट दे रहा हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। एक तो ये दिक्कत हो जाएगा सपोर्ट का, सपोर्ट का भी दिक्कत होगा, there will be an issue of the support also, there will be pressure on the large high pressure on the pillars also। इस केस में क्या होगा, सपोर्ट में मेरे को दिक्कत जाएगी, ओके, there will be an problem of support also। तो यहां पर आपका डेप्थ बढ़ने से ये दिक्कतें जाती हैं। तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा सपोर्ट और प्रेशर तो एक ही हो गया, तीसरा प्रॉब्लम है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, जितनी ज्यादा गहराई गर्मी उतनी ज्यादा, द मोर द डेप्थ ऑफ द सीम द मोर विल बी द हाई विल बी द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द एट द अंडरग्राउंड, ओके, वर्किंग। सो ये आपका एक दिक्कत होता है, कुछ दिक्कतें हैं कि अगर आपकी गहराई ज्यादा हुई तो आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू यूज द बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, क्योंकि वेंटिलेशन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। माइंस अगर कभी गए होंगे तो बोर्ड एंड पिलर में पूछोगे, सर पूछना चाहिए ना कि सर वेंटिलेशन में ऐसा क्या दिक्कत आता है, सवाल तो ये भी उठता है। हवा पहुंचानी है जमीन के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचा देंगे, क्लियर है ना। if we have, what is the problem of the, why there is a problem of ventilation in case of board and pillar mining method? We have to send the air, then we will send air in large quantity, that would be fine for, that would be suitable for that work, kind of working, okay। क्या है, कौन है, किसको दिक्कत है भाई? जो दिक्कत हो तो आप टाइप कर सकते हैं, हाथ हिलाने से क्या होगा, टाइप करेंगे जवाब मिल जाएगा, देने लायक होगा तो, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत, why there is a problem of ventilation in board and pillar mining method। वेंटिलेशन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, जस्ट सपोज दैट मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, ऐसा कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, 2 एंट्रीज आप देते हैं, हवा दोनों तरफ से आती है, पर्याप्त हवा आती है, होता क्या है बीच में ऐसे पिलर्स बने होते हैं, पिलर्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर पैनल, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पैनल में आपके छोटे छोटे पिलर्स होते हैं। अब ये पिलर्स कहाँ आएंगे, क्या दिक्कत पैदा कर रहे हैं भाई, ये हवा यहाँ से यहाँ भी जाएगी, ये हवा यहाँ से यहाँ भी जाएगी, इस हवा को यहाँ भी भेजना है, इस हवा, ये हवा यहाँ भी भाग के जाएगी। चलो मान लो मैंने यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, स्टॉपिंग बना दिए, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जगहों पर हवा को मेंटेन कर पाना, हर एक फेस में
कि पर्याप्त हवा पहुंचे, यहां भी पहुंचे। भाई मेरा वर्कर तो यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए ना, गर्मी लगी तो काम नहीं करेगा, है ना। वैसे भी कोल इंडिया में, चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो आपका ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच अराइजेस in the case of ventilation if you are using a board and pillar mining method. Okay, next है seams which are not very gassy. Okay, आपकी सीम कैसी होनी चाहिए, ज्यादा गैसी नहीं होनी चाहिए. What do you mean by gassy seam? What do you mean by gassy seam? Do you anyone knows the definition of the gassy seam? So gassy seam is of three types. Wait a minute. गैसी सीम आपका तीन प्रकार का होता है. आज आपका मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ साथ में क्लियर करते हुए चलूंगा. ओके, कौन कौन सा होता है? एक तो आप बोलते हो फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस. रेगुलेशन आपका बोलता है, योर रेगुलेशन सेज दैट देयर इज फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस, सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीनेस, सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीनेस and the third degree of gasiness. सबसे खतरनाक कौन? थर्ड डिग्री गैसीनेस की सीम. खतरा कैसे बढ़ रहा है? खतरा ऐसे बढ़ता है, जो फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है और जो थर्ड डिग्री गैसी सीम है, इनमें डिफरेंस समझिएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिग्री गैसी सीम एंड द थर्ड डिग्री. ओके ओके, रेडी? जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes. I will let you know this thing. हाँ, तो सबसे बेसिक चीज क्या आता है कि जो फर्स्ट डिग्री गैसी सीम है, जस्ट सपोज दैट मैं 1 टन कोयला निकालता हूं. इफ आई एम गोइंग टू डू द प्रोडक्शन ऑफ 1 ton coal production, okay, if I am going to do a coal production of 1 ton, then in that case the emission of the gas, methane gas, from that 1 ton will be more in case of third degree of gaseous seam and will be less in case of first degree gaseous seam. तो आपका यहां पर होता क्या है कि अगर 1 टन कोयला निकाला, 1 टन कोयला निकालने पे अगर फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम है तो मीथेन गैस चुटुर पुटुर मिली तो मिली, नहीं तो इट इज नॉट टू वरी अबाउट दैट. लेकिन थर्ड डिग्री अगर गैसीय सीम है तो उस केस में क्या होगा? मीथेन गैस भर भर के मिलेगा, और मीथेन गैस जितना ज्यादा मिला तो दिक्कत क्या है मीथेन गैस से? इट इज अ इनफ्लेमेबल गैस. तुरंत ही आग पकड़ सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है ना. तो ये दिक्कत है. तो आपको वेंटिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा. भाई जितना तेज हवा चलाओगे उतना तेज से गैस उड़ के चला जाएगा. देन इन दैट केस यू हैव टू मेंटेन द वेंटिलेशन. द हायर द विल बी द वेलोसिटी ऑफ द एयर एंड द much more faster rate the gas which is being released from the strata will move away out of the or will move out of the mines. Okay, तो ये एक बेनिफिट होता है. तो हमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसीय सीम जो है तो याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन हमारे रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है. तो फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम में आपको बोलता है कि 1 टन कोयला निकालने पर, 1 टन प्रोडक्शन करने पर 1 क्यूबिक मीटर से कम अगर गैस निकलती है तो उस केस में फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम बोलेंगे, है ना. भाई कोई सा भी कोयला है, जमीन के नीचे कोल सीम है, there is a coal seam at below grounds, then in that case if you are raising 1 ton coal, then if the production or the emission of the methane gas is less than 1 cubic meter, less than 1 cubic meter, then it is said first degree gaseous seam. अब जमीन के नीचे जो कोयला है वो तो पता नहीं है वो कौन सी गैसीय सीम का है, ठीक है, कौन सी डिग्री का है. तो उसका अगर मैं 1 टन कोयला निकालूं और मुझे क्या मिला कि भाई यहाँ पे तो 1 क्यूबिक मीटर से कम गैस निकल रही है,
तो इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट डिग्री गैसीय है। अगर 1 टन कोयला निकालने पर मोर देन, और यू कैन से दैट बिटवीन 1 cubic meter to 10 cubic meter, 10 cubic meter अगर मीथेन गैस का एमिशन होता है तो सेकेंड डिग्री गैसीय। इसमें यह भी बोलता है कि 0.1% से अधिक अगर मीथेन गैस निकलती है, रेट ऑफ एमिशन अगर 0.1% से अधिक है, तब भी मैं इसको सेकेंड डिग्री गैसीय बोलूंगा, मोर देन 0.1%। ओके, और थर्ड डिग्री सॉरी लेस देन, मोर देन, सॉरी हाँ, मोर देन 0.1%, और इस केस में फर्स्ट डिग्री के केस में लेस देन 0.1% होगा। थर्ड डिग्री गैसीय किसे बोलते हैं कि 1 टन कोयला निकालने पर मोर देन 10 क्यूबिक मीटर आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन गैस का एमिशन हो रहा है। द एमिशन ऑफ द मीथेन गैस इज मोर देन, rate of emission is less than 0.1% in case of first degree gasium, okay, and in case of second degree more than 0.1%, but in case of third degree there is not rate of emission is not given over there, okay। तो आपका रेट ऑफ एमिशन नहीं दिया हुआ है, हाँ बस इतना बोल रहा है 10 क्यूबिक मीटर से अधिक अगर गैस निकल रही है तो आप सीधे सीधे क्या बोल दो कि ये थर्ड डिग्री गैसीय है। Most of the students are able to understand about the 1 cubic meter। ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 cubic meter को इमेजिन कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कि 1 cubic meter इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है ना। अब 1 cubic meter कैसे, 1 मीटर का टेप लो, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर चौड़ाई, ठीक है, और 1 मीटर आपकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कमरा बनता है, ठीक है। नींद ऊंद आ रही हो तो बता दो भाई किसी को, ठीक है। तो आपका एक एक क्यूबिक मीटर, एक छोटा सा क्यूब अगर आप ले लेते हो, ठीक है, जस्ट सपोज दैट ये मेरा एक छोटा सा डब्बा, अब इस डब्बे का 1 मीटर हाइट भी है, 1 मीटर चौड़ाई भी है और 1 मीटर लंबाई भी है, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट सब कुछ 1-1 मीटर है। तो अब इतनी जगह में एक ऐसा डब्बा जिसकी तीनों चीजें 1-1 मीटर है, ऐसे डब्बे में अगर मीथेन गैस इतनी निकल आती है तो आपको क्या समझ जाना है, दिस इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। चलो, टुडे बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और द बेसिक थिंग्स which generally most of the students don't know, and most of the students have said that I should provide the basic concepts also along with this, okay। अब आखिरी दूसरा चीज आपको क्या बोलता है कि आपका सीम का जो रूफ होना चाहिए और जो फ्लोर होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। द सीम्स शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रूफ एंड फ्लोर। आपका सीम का रूफ एंड फ्लोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि लंबे समय तक इसको झेला जा सके, ओके। 1 cubic meter, you have to understand this concept, no don't worry about that, okay। just suppose that, अब इतना तो समझ में आ रहा है ना, 1 टन कोयला, अगर मैंने बोला 1 टन कोल मैंने निकाला, इतना तो समझ में आ रहा है, 1 टन कोयला निकाला, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर आप बोल रहे हो 1 क्यूबिक मीटर से कम होगा तो फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस, दूसरा आप ये भी बोल रहे हो 0.1% से कम होगा तो भी फर्स्ट डिग्री गैसीनेस। अब देखिए समझिए इस बात को, 1 टन कोयला निकालने पर if you are doing a production of 1 ton, okay, coal production of 1 ton, then in that case if you are getting in वॉल्यूम वाइज, आयतन के रूप में अगर मैं बोलूं वॉल्यूम वाइज, ठीक है, अगर आयतन के रूप में बोलूं, वॉल्यूम के रूप में बोलूं,
then in that case it should not be more than 1 cubic meter. It should not be more than 1 cubic meter. अगर एक छोटे से एरिया को लूं तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट in case of 0.1%, it should be always less than 0.1%. that means कि अगर मैं मीथेन डिटेक्टर लिया, जस्ट सपोज दैट इफ आई हैव टेकन अ मीथेन डिटेक्टर लाइक दिस, और मीथेन डिटेक्टर में ऐसे टहलते टहलते गया, ऐसे चेक किया, ओ 0.1% से कम मीथेन है, तब तो ये फर्स्ट डिग्री गैसीय है. इफ I will take a methane detector for checking the percentage of gas, then in that case, if at any time, if I will do the inspection, then it should not come more than 0.1%. okay, उस केस में 0.1% से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए. मीथेन डिटेक्टर से पता कर रहे हो आप, दोनों में अंतर समझना. कहना क्या जा रहा है, रेट ऑफ एमिशन मतलब कि मैं मीथेन डिटेक्टर से कभी भी चेक करूंगा 0.1% से अधिक नहीं होगा. जो मीथेन गैस मिल रही है, बोलते हैं ना इतने परसेंट मीथेन गैस है, इतने परसेंट मीथेन गैस है, काम बंद कर दो, तो ये 0.1% से अधिक मीथेन गैस कभी भी नहीं होगा अगर फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम है. इफ इट इज अ फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम, देन द परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस इन द माइन एटमॉस्फेयर विल नॉट बी मोर देन 0.1%. क्लियर? क्लियर है? समझ में आया दोनों में अंतर? कोई डाउट हो तो बता सकते हैं अभी भी. क्यों बाबू भैया, समझ में आया? आपका जो कोयला है, लास्ट पॉइंट, कि कोयले की क्रशिंग स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए. ओके, क्रशिंग स्ट्रेंथ बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रशिंग स्ट्रेंथ? क्रशिंग स्ट्रेंथ मीन्स इफ यू टॉक अबाउट दिस टिश्यू पेपर, अगर मैं इसको क्रश करना चाहूं तो मैं क्रश कर सकता हूं. If we are going to talk about this tissue paper, then in that case, if I want to crush it, then I can crush it very easily. Why? क्योंकि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, आसानी से क्रश हो जा रहा है. लेकिन अगर उसकी जगह पे ये लकड़ी का टुकड़ा ले लो और इसको क्रश करना चाहूं, हो पाएगा क्या? No, it will not be possible to crush this thing because it's too hard. It has the high crushing strength. Okay, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, कि पर्याप्त लोड झेल सके. भाई जमीन के नीचे कोयला है, अब एक छोटा सा पिलर अगर आप, मैं जैसे अब दीवार भी, ये घर का दीवार खड़ी करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू रेज द पिलर्स ऑफ दिस हाउस, देन इन दैट केस ये दीवार का जो पिलर है, जो बीम है, वो सब क्या कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा लोड झेल रहा है, ठीक है. अगर ना झेल पाया तो क्या होगा, टूट के गिर जाएगा. सेम वही कंडीशन जमीन के नीचे भी चल रही है. इतनी ऊंची मिट्टी है ना, आप समझ रहे हो, ये आपका सरफेस, यहाँ पे कहीं कोयला, यहाँ पे छोटा सा पिलर, अब इसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी का लोड आ रहा है. इट इज हैविंग अ लोड ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्ट्राटा over it. Okay, this pillar has to resist this much pressure. अब इसको इतना सारा प्रेशर झेलना है भाई, कहां से झेलेगा, ये निपट ना जाएगा बीच में ही, ठीक है. आरएमआर अभी पढ़ेंगे ना, क्यों परेशान हो, आज के लेक्चर में आरएमआर भी है, ठीक है. तो हमारा सपोर्ट, अगर मेरा छत मजबूत है, अगर मेरा छत मजबूत है, अगर मेरा फ्लोर मजबूत है, अगर मेरा पिलर मजबूत है, तो लंबे समय तक काम कर पाओगे सुकून से, है ना. हमारा बाबू भैया हेलमेट पहन के सुकून से घूम पाएगा, सोने ही तो जा रहा है, कौन सा कुछ काम थोड़ी करने जा रहा है ना. If it has adequate, if the roof, floor and the pillar has adequate strength, then in that case the working condition will be great over there. Okay,
A person can work easily for a longer period of time, and this will withstand for a longer period of time until and unless you are going to do the caving or stowing or whatever method you are doing or deploying. Okay, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो अगर ये सारी कंडीशन सही सलामत है तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अप्लाई कर लो, नहीं है तो छोड़ दो. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब ये तो नॉर्मल सी चीजें, इनको एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड के फायदे क्या क्या हैं और क्या क्या नुकसान है. तो दोनों ही चीज में एक बार बता देता हूं, बस सुन लीजिए, है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना तो जरूरी है ही. तो सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं. फायदे क्या है? जो रोड्स एंड और एयरवेज हैं, जो रास्ते हैं अपन पैदल चलने के लिए या हवा चलाने के लिए जो रास्ते हैं, they are in the solid coal and their maintenance cost is low throughout the life of the mine. वो कहां पर होते हैं? जो आपका कोयला है ना उसी के अंदर होता है, तो इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है ना, कॉस्ट भी बहुत कम हुआ. तो जब तक आपकी माइंस है तब तक आपको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है. ये एक फायदे की चीज होती है इसमें. ठीक है, दूसरा, आप जब माइनिंग कर रहे होते, मतलब जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते, व्हेन यू आर डूइंग द डेवलपमेंट, at that time also when you are doing the formation of pillars and the galleries, at that time also you are getting coal. Okay, basically there is a production from the starting only. Okay, जब आप रास्ता बना रहे हो क्या करने के लिए? जहां तक कोयला मौजूद है वहां तक जाने के लिए. तो जब रास्ता बना रहे हो तब आप कोयला ही तो निकाल रहे हो. तो रास्ते में भाई रास्ता कहाँ बना रहे हो? कैसा क्या काम है? रास्ता आप बना रहे हो कोयले के अंदर. जो आपकी कोल सीम है, जो कोल सीम है, ये सरफेस हो गया, जमीन के नीचे जो कोल सीम है, इसी में तो मैं अपना रास्ता बना रहा हूं, खोद रहा हूं. तो जब इसको खोदूंगा तो जाहिर सी बात है कोयला तो निकल रहा है, तो कोयला मुझे शुरुआत से ही मिलने लगता है. बढ़िया डंपर लगाओ, बेचना चालू कर दो. ठीक है, जिसका जितना कमीशन हो सेट कर लो. तो ये तो फायदे की चीज हुई. तो इसका मतलब ये कि आप जब पिलर एक्सट्रैक्ट करोगे, जब डिप्लरिंग करोगे, तब तो प्रोडक्शन है ही. व्हेन यू आर डूइंग द डिप्लरिंग, एट द स्टेज ऑफ डिप्लरिंग आल्सो you are getting the production and the highest production, but during development also you are getting some sort of production. आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तब भी आपको प्रोडक्शन मिल रहा है. तो कंटिन्यूसली आपका कैश फ्लो बना हुआ है, लगातार आपके पास पैसा आ रहा है. ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वॉल माइनिंग की तरह इसमें हमें कभी भी खाली नहीं बैठना पड़ता है. जैसे डाइनिंग, स्ट्रिपिंग, पैकिंग, ये सब काम नहीं करने पड़ते हैं. we don't have to do the dining, stripping or the packing. All these topics we will cover in the long wall mining when we will study about the long wall mining. During that time हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये सब है क्या. बाकी इतना जान लीजिए कि उसकी तरह ये फालतू को मेहनत नहीं करना पड़ता. ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज पे ही आपको पता चल जाता है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस. At the development stage only you will get to know about the geological disturbances. What do you mean by geological disturbances? How you will get to know about the geological disturbances? अब just suppose that if you are not able to imagine this thing then let me know. अगर आप imagine नहीं कर पा रहे हो तो मुझे एक बार बताना, मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा. This is my coal seam below the surface. ये मेरी कोल सीम है. अब इस कोल सीम में मान लो यहां कहीं ना एक छोटा सा क्रैक है, यहां कहीं पत्थर है, यहां कहीं एक इतना बड़ा पत्थर है जो कभी गिरेगा नहीं. सपोज यू देयर इज अ फॉल्ट प्लेन, देयर इज अ स्टोन और एनी टाइप ऑफ रॉक
which is present over there that may create a bad working condition or a problem that may be a problem for you in the future. Okay, तो इसके बारे में जब आप गैलरी बना रहे होते हो पिलर छोड़कर, ठीक है, डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हो तो इसके बारे में आपको तभी पता चल जाएगा। अब आप कहोगे कि चलो इसके लिए हम अलग से तैयारी करते हैं, then in that case you will prepare yourself for this condition. ओके, आप पहले से ही तैयारी बना लोगे, जब पता है तो भाई तैयारी बना ना लोगे कि बैठे रहोगे कि नहीं यार देखते हैं बाद में देखते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे। ठीक है, तो एक फायदा होता है, दिस इज द बेनिफिट। दूसरा, फेस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, द वर्कर्स विच आर प्रेजेंट एट द फेस, देयर इज द वर्किंग टीम हैज लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, बेसिकली द वर्किंग टीम इज वेरी स्मॉल। आपकी जो वर्किंग टीम होती है वो छोटी छोटी वर्किंग टीम्स आप बना सकते हो और आराम से काम करवा सकते हो। सरफेस फीचर्स वेल सपोर्टेड होते हैं, द सरफेस फीचर्स आर वेल सपोर्टेड बिकॉज इतना पिलर छोड़ रहे हो, इतना आप जो है तो सपोर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है सरफेस फीचर्स सपोर्टेड रहते हैं। सरफेस फीचर्स मतलब कि सरफेस पर भाई माइंस गए हो, देखे हो ना, ऑफिस बना है ना, यहां मैनेजर गुटखा खा रहा है, सेफ्टी ऑफिसर सिगरेट फूंक रहा है, ठीक, तो ये सब अगर मान लो यहां ऐसे ये जमीन धसी तो ये सब भी तो टूट टाट जाएगा, टूट टाट जाएगा। तो फायदा क्या है, नीचे इतना सपोर्ट दे रहे हो आप कि कभी ये जमीन धसेगी ही नहीं, देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ सब्सिडेंस एंड द सरफेस फीचर्स विल रिमेन वेल सपोर्टेड इन दिस केस, है ना। अच्छा, जमीन धसने को क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये मेरा यहाँ पे रूफ फॉल हुआ, यहाँ पे जमीन धस गई, टूट गया, ये पूरा टूटना स्टार्ट होगा, ये सब नीचे की तरफ भागेगा, पूरा ये जो खाली जगह आपने बनाई है ना यहाँ पे, the void you have created over here, this will be there, the whole area will collapse and there will be a type subsidence, and in that case this roof fall will reach up to the surface। अब ये जो आपका जमीन धसा है ये कहां तक पहुंच जाएगा, सरफेस तक। अब ये जमीन कुछ इस प्रकार से ऐसे धंस जाएगी, अब ये ऐसा ना होके इसका नक्शा बिगड़ जाएगा। अब ये जो ऑफिस आपने बनाया था ये कुछ इस प्रकार का होगा, है ना, और इसका ये तंबू जो है इधर चला आएगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडेंस। ओके, जमीन का धसना, भाई नॉर्मली मेरी जमीन ऐसी थी, अब कैसी है, ऐसी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये चीज ना होने पाए, नहीं तो जो ऊपर है, जो व्यक्ति, बढ़िया रोड बनी है, ट्रेन चल रही है, क्या होगा, सब धस जाएगा। Such type of incidences occur in most of the areas like in रानीगंज। रानीगंज में क्या दिक्कत है, यही ना है, नीचे आग लगी है, कोयला धीरे धीरे जल रहा है, खत्म हो रहा है, खाली जगह क्रिएट हो रही है, पूरा जमीन धस रहा है, और ये गैस यहां से निकल के, यहां से गैस निकल रही है, मीथेन गैस कम्स आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे एक आदमी जाता है, बढ़िया अपना चूल्हा रखता है, खाना बना ले रहा है उसी आग से। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और रानीगंज में तो ये आपको देखने को मिला, कभी भी कहीं की भी रोड धंस जा रही है, कोई भी कहीं भी घुस जा रहा है, चल रहा है, पैदल चल रहा है, घुस गया धस से जमीन के नीचे, ठीक है। तो सब्सिडेंस इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया एज वेल एज इन अदर एरियाज ऑल्सो, ठीक है। तो ये अच्छा फायदा है बोर्ड एंड पिलर का, जब हम फायदा देख रहे हैं तो नुकसान काहे को बताएं, है ना। चलिए अब आते हैं नुकसानों पे, डिसएडवांटेजेस। जैसा कि द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द वेंटिलेशन इज द बेसिक प्रॉब्लम। वेंटिलेशन सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने कहा, हर एक फेस में हवा पहुंचाना, हर एक पिलर से गुजार के हवा पहुंचाना, और
ये तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात की थी। अर्लियर आई हैव टॉक्ड अबाउट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, बट अगर आप एक पूरी माइंस के बारे में इमेजिन करो, ओके, इफ यू आर गोइंग टू इमेजिन अ कंप्लीट माइंस, देन इन दैट केस क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये दिक्कत होगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाना। डायग्राम से समझाता हूं। ये शाफ्ट, हवा आ रही है, ये शाफ्ट, हवा जा रही है। अब बीच में ये हवा यहां से आई, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। शाफ्ट तो बना दिया मैंने। अब जस्ट सपोज दैट कि नीचे तक शाफ्ट है, उसके बाद ये रोड आपकी एकदम सीधी ऐसे निकल के आ रही है, ये रोड ऐसे चल रही है। अब इसको मैं वैसा तो बना नहीं सकता, तो जस्ट मैं एकदम सीधी सीधी रोड बनाता हूं। अब ये रोड में हवा ऐसे जा रही है, मैंने क्या किया, एक ब्रांच दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट बना दिया, बहुत सारे पैनल पिलर्स का, ठीक है। फिर कुछ दूर हवा आई, फिर यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, यहाँ गई, ओके। और इन सभी में हवा जा रही है, और इन सभी से फिर हवा लौटेगी भी, या तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन यहां से दूंगा, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन यहां से दूंगा, ताकि हवा घुसे तो भाई कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में तो 1 2 3 4 पैनल है। अब एक बड़ी माइंस में कितने पैनल्स होती हैं आप भी जानते हो। किसी किसी में 50 60 100, जहां नहीं हो रहा है डिप्लरिंग वहां बनाए जा रहे हैं पैनल पे पैनल, है ना। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसका मैं हवा कहां से लौटाऊं, इसका रिटर्न बनाना पड़ेगा, तो यहां से कहीं ले जाके मैं इसमें ले जाके जोड़ूंगा, इसका भी रिटर्न होगा। तो इनटेक तो हो गया, सभी का इनटेक है, रिटर्न भी मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिक्कत है। ओके, चलो ये तो थी नॉर्मल सी बातें। तो सबसे पहला दिक्कत है वेंटिलेशन। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द वेंटिलेशन। लॉन्ग वॉल मेथड के कंपैरिजन में इसमें वेंटिलेशन मेंटेन करना थोड़ा कठिन होता है। अब इसमें दूसरा दिक्कत है एक्सट्रैक्शन लॉसेस आर हायर when you are doing the extraction of the pillars. In that case, for the support purpose, sometimes you have to leave the pillars over there, and that pillar may contain up to 50 to 100 tons of coal. A single pillar or more can be there because of the weaker roof or the roof fall. रूफ फॉल के कारण क्या होगा, या कहीं पर कोई भी दिक्कत आ गई, रूफ में सपोर्ट वपोर्ट कुछ भी दिक्कत आ गई, तो आप जो एक बड़ा सा पिलर, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, सोचो इतना बड़ा पिलर अगर होता है तो इससे बड़ा ही रहता है। जब माइंस में आप घुसते हो ना, तो ऐसे रोड होती है, पिलर्स बने होते हैं। अब उन पिलर में से, उतने बड़े पिलर में से आपने कोयला निकालते 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 आखिरी में हुआ ये कि भाई रूफ फॉल हो जाएगा, छोड़ दो इतने पे। आई बात समझ में, काम किया तो टूटेगा, दब के मर जाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस what happens if you are extracting the pillars, then if there is a problem of the roof or there is a problem of the roof fall, then in that case what you will do, you will leave that pillar over there, and that loss is called the extraction loss, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन लॉस कहते हैं। ज्यादा होता है किस केस में, बोर्ड एंड पिलर मेथड में, ठीक है। दूसरा है, अब जब आप लॉन्ग वॉल पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार
आखिर बोर्ड एंड पिलर में इतना दिक्कत क्यों है ना? वर्क इज कैरीड ऑन एट अ नंबर ऑफ वर्किंग प्लेसेस क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सुपरविजन। अब आपका बहुत सारी जगह काम चलता रहता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 5 हेडिंग, ठीक है, अगर मैंने 2-2 हेडिंग भी दे दिया या 2-3 करके भी, तो एक बंदा वो 2 हेडिंग देख रहा है, फिर दूसरा बंदा 3 हेडिंग देख रहा है ना? उसी के साथ ही और भी बहुत सारे फेसेस हैं। अगर फेसेस वाइज करा तो हर एक फेस में जाके ओवरमैन ऐसे चेक करेगा हर एक फेस में, फिर उसके बाद दूसरे पैनल में जाएगा, वहां पे जाके असिस्टेंट मैनेजर वगैरह चेक करेगा। तो आपका जो सुपरविजन का काम है वो बढ़ जाता है। माइंस के अंदर इतने फेस, इतने डिस्ट्रिक्ट्स, इतने पैनल्स हैं, so there are so much quantity of large quantity of faces, working faces. Along with that there are large number of panels also, districts also. Then in that case the supervision problem is the biggest problem which arises over there. उस केस में सुपरविजन करना बड़ा कठिन हो जाता है। ज्यादा अगर डेप्थ है, the depth of the seam is more, then in that case due to roof pressure, effect of roof pressure, जैसे कि मैंने कहा था गहराई ज्यादा हुई तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रूफ का प्रेशर सबसे बड़ा दिक्कत है ना? अच्छा, अब आप इमेजिन करिए कि आप एक फेस के सामने खड़े हो, ठीक है, कैसा दिखता है वो फेस? जैसे आप रूम में खड़े हो, ये दीवार ही तो है फेस, उधर पिलर, सामने कोयला, है ना? अब जब इसको देखोगे तो ये पूरा एक लंबा गैलरी होता है। अब इस गैलरी को अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं। यहां पे हमारा बाबू भैया खड़ा है, तो बाबू भैया इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके। अब बताइएगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, इफ देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रेशर ऑन द रूफ, देन इन दैट केस आपका रूफ में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन, ये रूफ कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद दरदरा के गिर पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्लोर की, तो फ्लोर भी ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई नीचे से भी तो प्रेशर आ रहा होगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? There will if we talk about a particular gallery, then in that particular gallery, if the roof will, there will be a, if there is a effect like this in the roof and there is a effect like this in the floor, then what are these effects called? इन इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? तो रूफ में अगर ऐसा होता है तो इसको कहते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं? सैगिंग। और फ्लोर में अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? हीविंग। Okay, these effects are called sagging in case of roof and heaving in case of floor. And the distance, अभी तक रूफ और फ्लोर के बीच में डिस्टेंस इतनी थी, अब ये डिस्टेंस घट के, ये जो दूरी है ये घट गई है। The distance between the roof and the floor gets reduced. This reduction in the distance is called, अब ये जो दूरी में जो कमी आ रही है इसको क्या बोलते हैं? नंबर 3 को क्या बोलते हैं? नंबर 3 को बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये जो दूरी में कमी आ रही है, रूफ और फ्लोर के बीच की दूरी में जो कमी आ रही है, इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंस कहा जाता है। क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? बोरियत लगे तो बताना, बाबू भैया को नचवा देंगे 2 मिनट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, मे बी all of you are thinking why that today I am teaching in very deep manner, okay, है ना? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बता रहा हूँ एक एक चीज। ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे पढ़ा रहा हूं तो कोई दिक्कत हो तो बताना, स्पीड बढ़ानी होगी तो बढ़ा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इन सब चीजों को। I could leave these things also if you are having any type of problem that why are you teaching these things sir, I already know।
ठीक है, क्योंकि हम कन्वर्जेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा हम कन्वर्जेंस इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आता है यहां से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका बोलता है इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो लिख सकते हैं आप कि इस मेथड में कोयले का जो एक्सट्रैक्शन है गैलरीज बनाकर और पिलर्स को छोड़कर किया जाता है। इस मेथड में कोयले का एक्सट्रैक्शन गैलरीज बनाकर और पिलर्स को छोड़कर किया जाता है। In this method, the extraction of the coal is done by making the galleries and leaving the pillars. Pillars are the solid coal blocks. Pillars क्या होते हैं, आपके एक बड़ा सा कोयले का ब्लॉक है। ठीक है, एक बड़ा सा कोयले का ब्लॉक है। अब जस्ट सपोज दैट दिस इज योर कोल सीम। ओके, सामने से देखने में ऐसी दिखती है कोल सीम। ठीक है, अब इस कोल सीम में सामने से देखने पे, बट साइड से कुछ तो चौड़ाई होगी, है ना, तो वो तो चीज मैं दिखा नहीं सकता, बट फिर भी जस्ट इमेजिन करिए, एक सेकंड है है वेट अ मिनट। जहां इमेजिन ना हो पाए बताना, where you are not able to imagine then tell me, like this you would be able to see over here. These are your galleries and these are your coal pillars which you are living over here. ओके, इस तरीके से। और ये क्या कहलाता है, ये है आपका हेडिंग, हेडिंग नंबर 1 2 3 4। ओके, एंड ये आपकी हेडिंग्स हो गई, ऐसे सीधे सीधे जा रहा है तो हेडिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होता है, इसको अगर इस पर्टिकुलर जगह की बात करूं, इसको क्या बोलते हैं, फेस। क्या बोलते हैं, फेस, जहां पे मैं काम कर रहा होता हूं। और वो जरूरी नहीं है कि वो हेडिंग ही हो। ओके, द प्लेस वेयर आई एम डूइंग माय वर्क और आई एम एक्सट्रैक्टिंग द कोल, दैट प्लेस इज नोन एज द वर्किंग फेस। उस जगह को जहां पर मैं कोयले को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं उसको वर्किंग फेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका अगर मैं सीधा सिंपल डायग्राम बनाऊं तो कैसा बन सकता है, like this. Now you would be able to understand everything. अब समझ आया, ये हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5, कितनी हेडिंग, हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर, 5 हेडिंग्स आर देयर। ओके, एंड हाउ मेनी फेसेस यू हैव। अब आपके पास यहाँ पे फेस कितने हैं, आप बोलोगे सर 5, नहीं 5 नहीं है फेस। फेस को नंबरिंग करता हूं, चलो ABCD से, ABCDEFGHI
I J K L M. Now I will do the numbering of the phase. I have done the numbering of the phase by using the alphabets. Okay, and the numbering of the headings by using the numerals. Okay, so here we have 5 headings and how many phases? 1 2 3 4, 2 over here, 2 2 4 और 9 3 13. Total we have 13 phases in 5 headings. 5 हेडिंग्स में कितने फेसेस हैं? 13 फेसेस. तो आप बोलोगे सर हेडिंग्स और फेस में अंतर क्या है? हेडिंग्स तो आपका पिलर बनाते हुए आप यहां से जा रहे हो, सीधे सीधे यहां से जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, यहां से जा रहे हो. जो आपका फ्रंट पोर्शन है, जो एकदम सीधे जा रहा है, उसको हेडिंग बोलेंगे. ओके, लेकिन जहां पर आप काम करते हो, जैसे काम तो यहां पर भी कर रहे हो, लेकिन काम तो यहां पर भी वही कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो ना भाई. ये दो गैलरी बना, ये गैलरी कैसे बनी? जब यहां से भी काम करते हुए, यहां से भी पिलर कट करते हुए दोनों आके जुड़ गया, ऐसे ना गैलरी बनती है ना? तो इसको बोलते हैं फेस. तो बोलेंगे इसको भी फेस, बट हेडिंग भी बोलते हैं. वी विल ऑल्सो से इट एज हेडिंग. व्हाई वी विल ऑल्सो कॉल्ड इट एज एनी हेडिंग? बिकॉज दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ माई पैनल. ये मेरे पैनल का फ्रंट पोर्शन है जो कि आगे बढ़ेगा, जो कि पिलर्स बनाते हुए सीम में पूरा काम करेगा. आ रही बात समझ में? क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग एंड द फेस. नाउ लेट्स सी अबाउट द, ये देखिए, इसको देखिए, मजा आएगा. बहुत शानदार चीज है. रूम एंड पिलर भी होता है, बोर्ड एंड पिलर में. दिख नहीं रहा यार. ये देखिए, ये आपकी कोलसी में ये शाफ्ट बना है, ये डिक्लाइन बनाते हुए पहुंच रहे हैं. ठीक है, ये छोटा सा एंट्री, अब इसकी थिकनेस ऐसी है, ये देखो ऐसे बनाते हुए छोटा छोटा पिलर्स, पीले कलर का ये जो है ना, छोड़ते हुए इस तरीके से बनता है. ये देखिए कितना शानदार चीज है. ये देखिए, अभी ये भी दिखाएगा. ये देखिए कैसे होता है. ये होल मारा. ओके, the holes are drilled over here in the face and after that blasting is done. Okay, now LHD will come. आओ बेटा. अच्छा नहीं, पहले हवा से निकाल ले. हाँ, ये आया, लेके चला गया. रूफ बोल्ट किया, सपोर्ट किया, बकायदा कंक्रीट वंक्रीट साइड वोड में सब जगह एकदम सपोर्ट किया. ये एक फेस का काम है. दिस टाइप ऑफ वर्किंग इज फॉर वन फेस. अभी देखना, ये पिलर्स छोड़े थे, ठीक है. अब इस पिलर को जैसे ही छोटा करूंगा, इसके ऊपर वजन बढ़ेगा तो इसका लाल रंग और ज्यादा हो जाता है. भाई दबाव आ रहा है ना ऊपर से. अभी देखना, ये भी दिखाएगा. ये पिलर बीच में छोड़ा हुआ है मैंने. आई हैव लेफ्ट अ पिलर ओवर हियर. नाउ जैसे ही साइज छोटा हुआ और गैलरी का मैंने एरिया बढ़ाया, तो फिर मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह यहां से झुक के गिर सकता है. मजा आ रहा है? ये देखो, ब्लास्टिंग करने पे ऐसे क्रैक्स डेवलप होते हैं, कभी भी गिर सकता है. This is shuttle car and this is your LHD and these pipes are the ventilating pipes, air duct जिसको बोलते हैं, ताकि फेस तक हवा पहुंचे. So these are the ventilating ducts so that the air should reach at the face. अभी देखो लेके जा रहा है, यहां से पूरा वेंटिलेशन शाफ्ट है, हवा आई और देखो पाइप की मदद से पूरे माइंस में भेज दिया. ये लेके भाग गया, बन गया जुगाड़ सब एरिया का, निकल लिया ये तो.
144 पी भाई, 1080 में चला रहा हूं तो 144 दिख रहा है। वो बात अलग है, इसका वीडियो क्वालिटी लो है थोड़ा। क्लियर? चलो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आ गया गैलरी क्या है, पिलर क्या है। पिलर को छोड़ते हैं, पिलर का एक्सट्रैक्शन जो मैंने बोला ना, पिलर छोड़ते हुए काम कर रहे हैं, गैलरी बना रहे हैं, यही तो है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। इसी को रूम एंड पिलर माइनिंग भी बोलते हैं। ओके, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रूम एंड पिलर माइनिंग और बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, बोथ आर सेम। बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द शेप ऑफ द पिलर, पिलर के शेप में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो हम रोडवे बना रहे हैं कोल सीम में, उसको क्या बोला? गैलरी। द रोडवे विच वी आर ड्राइविंग इन द कोल सीम इज कॉल्ड गैलरी। और गैलरी, अब यहां से आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब लिख लीजिए चाहे इसको। जो कोल सीम में हम रोड बना रहे हैं उसको बोलते हैं गैलरी। अब ध्यान से सुनना, दो तीन टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। जो कोल सीम में हम रोड बना रहे हैं उसको बोला गैलरी। ठीक है, अब अगर आप, इफ यू आर मेकिंग योर गैलरी along the strike, then it is known as level gallery. If you are making your gallery along the strike, then it is called level gallery. ठीक है, अगर स्ट्राइक के along आप गैलरी बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? लेवल गैलरी बोलते हैं। स्ट्राइक के along समझ में आ रहा है? स्ट्राइक के along समझ में आ रहा? नहीं? चलो कोई बात नहीं, आज हमारे पास भी स्टूडेंट है भाई, काहे टेंशन लेते हो, तुम लोग को बताने के लिए। और अगर हम गैलरी, इफ यू आर ड्राइविंग द गैलरी अलोंग द डिप, देन इट इज कॉल्ड डिप गैलरी। अगर डिप के अलोंग बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? डिप गैलरी। नाउ फॉर दिस थिंग यू हैव टू once again imagine about this thing. Suppose that this is your surface, just suppose that, फिर से अब इमेजिन करते बनेगा, वीडियो देख लियो तो। दिस इज योर सरफेस। ओके, अब मेरा कोल सीम अगर ऐसा सीधा सीधा है, ठीक है, तो सरफेस से, चलो एक सेकेंड, तीन चीजें याद रखिए। क्या क्या? ट्रू डिप, you have to remember three things: true dip, apparent dip and the strike। ठीक है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई चीज है एकदम सीधा ऐसा, तो उसको बोलते हैं ट्रू डिप। अगर कोई चीज ऐसे लेटी हुई है तो उसको बोलते हैं मतलब 90 से लेके इतने से इतने के बीच में कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपरेंट डिप। ठीक, ये समझ में आए? तो ट्रू डिप और एपरेंट डिप क्या है? एक प्रकार का एंगल है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एपरेंट डिप, एपरेंट डिप इधर भी हो सकता है। तो एकदम सीधा ट्रू डिप, थोड़ा सा ऐसा हुआ एपरेंट डिप के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप। अब जस्ट सपोज दैट नेक्स्ट है स्ट्राइक। ठीक है, तो मेरा अगर कोल सीम ऐसा है, अगर मेरी कोल सीम ऐसी है, ठीक है, तो ये क्या है? डिप। ये क्या है? डिप। ठीक है, ये कोल सीम कैसी है? ऐसी है।
this coal seam is in this manner. This is called dip. Okay, but ढलान, डिप मतलब सिंपल सी भाषा अगर मैं बोलूं, समझ गए ना, ढलान, ठीक है, ढलान। अब चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो मैं जब अपनी गैलरी बनाऊंगा तो ऐसे ढलान में नीचे चलता चला जाऊंगा। ओके, बट अगर मैं अपनी गैलरी ऐसे बनाऊं, एक तो नीचे तो बना ही रहा हूं पूरी कोल सीम में जाने के लिए, एक गैलरी ऐसे भी बना रहा हूं, कैसे, ऐसे, तो इसमें तो एकदम बराबरी पे है। ढलान है क्या कहीं से कहीं तक? नहीं भाई, ये तो एकदम सीधा है ना। ये जस्ट सपोज दैट ये गैलरी है आपकी, दिस गैलरी, ये आपकी एकदम सीधी है ना। ये छोटी छोटी गैलरीज देख रहे हो, ये एकदम सीधा चलता चला जाएगा, कोई भी बंदा चलेगा तो। लेकिन जब इधर से इधर आएगा तो ढलान में चलेगा। अरे यार, ये तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग हो गया, गजब। ये देख लो, ये गैलरी में नीचे आ रहा है अलोंग द डिप, इधर जा रहा है अलोंग द स्ट्राइक। तो जब आपका अलोंग द स्ट्राइक जो गैलरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं लेवल गैलरीज, लेवल गैलरीज, गैलरीज। If the gallery is along the strike, then it is known as level gallery, and if the gallery is along the dip, then it is called dip gallery। ठीक है, अब अगर ऊपर है, if it is in on the rise side, then it is called rise gallery, and if it is on the dipper side, then it is called the dip gallery, dip gallery। dip gallery। in this manner suppose that you can do the naming also. This is level 1, level 2, level 3, okay, level galleries, level galleries along the strike, L1, L2, L3, L4, L5, okay. This is level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, and this is the dip number 1, dip number 2, dip number 3, dip number 4. If we talk about this pillar, pillar number 5, then in that case this number 5, okay, then in this case what will be what will be the name of this point? It is dip 1, dip 1, level 2, dip 1, level 2, level 1, level 2, this is 2 number level, and this is dip number 1. That's why this pillar is named as dip 1, level 2. Clear? Clear. So today you are going to imagine each and everything, or whatever you have seen in your minds, I will make you imagine that things over here. Okay. Now, in the direction of the dip, if the gallery is driven in the direction of the dip, then it is known as dip gallery, dip gallery. If it is opposite to the direction of the dip gallery, then it is called the rise gallery. Okay, it is termed as rise gallery. ठीक, अब जब आपकी कोल सीम शैलो डेप्थ पर होती है, ठीक है, तो उस केस में हम इंक्लाइन बनाते हैं। इफ द कोल सीम इज एट शैलो डेप्थ, देन इन दैट केस वी यूज टू डू द फॉर्मेशन ऑफ द इंक्लाइन। बट इफ द depth of the seam is very large, or seam is at our seam is at large depth, then in that case it is reached, the seam is reached, approached by the formation of the shaft. Then this is the basic concept. I have already taught about this thing. Now, development in board and pillar. Okay, अब बोर्ड एंड पिलर में डेवलपमेंट होगा। बोले सर इतना तो डेवलपमेंट कर दिए, लेकिन कोई एक सवाल उठा
हैज अ क्वेश्चन अराइज्ड इन योर माइंड कि सर मैं यहां बना रहा हूं गैलरी, मैं यहां बना रहा हूं पिलर, हियर आई एम डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैलरी एंड द पिलर, देन व्हाई इट इज नेम्ड एज बोर्ड एंड पिलर? इट शुड बी नेम्ड एज गैलरी एंड पिलर। इसको बोर्ड एंड पिलर क्यों बोलते हैं? गैलरी एंड पिलर बोलना चाहिए ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो गैलरी बनाई जाती थी उसको बोर्ड कहते थे। In olden days, the gallery which was driven, it was known as board. That's why this method is known as board and pillar method, because in olden days the gallery was known as board, and the solid block of coal which is left between the galleries is known as pillar. That's why it's called board and pillar method. Okay. तो बोर्ड एंड पिलर मेथड आपका दो पार्ट में होता है। एक तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, डेवलपमेंट। फिर उसके बाद क्या किया, डिपिलरिंग। गैलरी बनाया, पिलर जो छोड़े थे निकालते हुए बाहर आ गए। कंप्लीट। ठीक है, यही है, बस इतना ही है बोर्ड एंड पिलर मेथड में। अब जो डेवलपमेंट हम करते हैं या तो लेवल गैलरी में करेंगे अलोंग द स्ट्राइक, है ना, और अगर ढलान में जा रहे हैं तो या तो डिप होगा या तो राइज। नीचे गए तो डिप गैलरी, ऊपर गए तो, और ऊपर साइड चल रहे तो राइज गैलरी। ठीक है, और अगर सीधा सीधा चल रहे हैं तो लेवल गैलरी। तीन गैलरीज हमने बताया, लेवल गैलरी, लेवल गैलरी, राइज गैलरी एंड डिप गैलरी। डिप गैलरी नीचे साइड, राइज गैलरी ऊपर साइड, और लेवल गैलरी सीधा सीधा। बस इतना सा याद रखो, सब याद रहेगा। ठीक है, अब माइंड्स में कभी भी गुमोगे नहीं, फायदा ये है इसका, इसको जानने का। चलो, अब होता क्या है, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी पैनल बैरियर। पैनल बैरियर इज अ बैरियर which is left between two panels or a solid block of coal left between two panels। ठीक है, तो आपका अगर मैं दो पैनल के बीच में एक मोटा सा कोयले की दीवार छोड़ दूं तो उसको क्या कहा जाएगा, पैनल बैरियर, है ना। इमेजिन करना है, जिस कमरे में आप बैठे हो, द रूम इन विच यू आर सिटिंग, सपोज दैट दिस रूम इज योर पैनल। ये आपका एक पैनल है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बगल में भी एक रूम है। ठीक है, हो सकता है उसमें आपका दोस्त हो, गुचू पुचू कुछ कर रहा हो। बीच में ये दीवाल, ये जो दीवाल है दो कमरों के बीच में, द वॉल विच इज बिटवीन द टू रूम्स, दैट वॉल इज नोन एज पैनल बैरियर। तो दो पैनल के बीच में हुआ तो पैनल बैरियर। क्लियर। अब इसमें छोटे छोटे पिलर्स मैं अपने रूम में छोड़ रहा हूं, छोटे छोटे पिलर्स तो मैं अपने रूम में छोड़ते छोड़ते गैलरी बना रहा हूं। ये मेरा पैनल, मेरी डिस्ट्रिक्ट। ऐसी बगल वाला भी कर रहा होगा, उसका पैनल, उसकी डिस्ट्रिक्ट, वैसी पिलर बना रहा है, गैलरी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, ये पैनल नंबर 1, ये पैनल नंबर 2, बीच में ये कोयला, इसी को बोलते हैं पैनल बैरियर। अब इसमें आपका ये छोटे छोटे पिलर्स बना के इसने अपना काम किया, वैसे ही बगल वाले में भी हो रहा है। In this manner, in board and pillar mining, by panel system, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में
पैनल सिस्टम से काम किया जाता है। राइटिंग अच्छी नहीं हिंदी की, देख लेना। तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में हम क्या करते हैं, पैनल सिस्टम से काम करते हैं। देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन बिटवीन द पैनल और द डिस्ट्रिक्ट। पैनल और डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं इसी को पैनल बोलेगा, कोई कभी इसी को डिस्ट्रिक्ट बोल देगा। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे कभी उस फेस को मैं वर्किंग फेस बोल रहा हूं और कभी उसी चीज को मैं हेडिंग भी बोल दे रहा हूं कभी कभी, ठीक है, बट वो एक अलग चीज हो गई। बट यहाँ पे पूरी तरह से पैनल और डिस्ट्रिक्ट सेम चीज है। इंडिया में उसी को डिस्ट्रिक्ट कहा जाने लगा, ठीक है, और अंग्रेजी में उसी को पहले पैनल कहा जाता था। तो इंडिया में जब अंग्रेजी में लिखा गया तो बोले कि यार काहे को कंफ्यूज करे लोगों को, एक काम करो डिस्ट्रिक्ट है बोल दो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। ना अब यहां पर आता है रेगुलेशन फुदुक फुदुक के। What must be the size of the galleries? What must be the size of the pillar? जो आपसे सवाल पूछा जाता है सबसे बेसिक, एक मैनेजर भी जब पहली बार माइंस में जाओगे तो यही पूछेगा, ये बताओ ये पिलर का जो साइज है ये कैसे डिसाइड होता है। तो आप भी होशियार, आप भी बोल दोगे सर पिलर का साइज और शेप कैसे डिसाइड होता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। पिलर का जो साइज है वो डिसाइड किसके बेसिस पर किया जाता है, डेप्थ के बेसिस पर। ओके भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरी कोलसीम की गहराई कम है ना, जमीन से कम गहराई पे, इतनी गहराई पे अगर मेरी कोलसीम है तो मैं छोटे छोटे पिलर रखूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतनी मोटाई की धरती को उसको सपोर्ट करना है, गिरने ना पाए। लेकिन अगर गहराई ज्यादा है तो बड़ा पिलर रखूंगा ताकि इतनी मिट्टी को क्या कर सके, इतनी मिट्टी के वजन को झेल सके, हट्टा कट्टा आदमी खड़ा करूंगा तो पिलर का साइज बढ़ेगा। सो द साइज ऑफ द पिलर which is left in the coal seam depends on the depth of the coal seam। कोल सीम की गहराई कितनी है इस पे पिलर का साइज डिपेंड करता है। एंड प्लस डेप्थ ऑफ सीम प्लस साइज ऑफ गैलरी। गैलरी का साइज कितना रखते हो? बोलोगे सर ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में आप गैलरी का साइज कितना रख रहे हो। रेगुलेशन साफ साफ बोला है, दोनों ही चीज को कंसिडर किया है रेगुलेशन ने। इन रेगुलेशन CMR 2017 both things are considered over there, depth of seam along with that the size of the gallery। ठीक है, दिया है मैंने, अरे आ ही गया। तो यहां पर ये देखिए आपका क्या बोल रहा है, जैसा कि मैंने कहा डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम द सरफेस, ये आपका सीम का डेप्थ सरफेस से, ये आपका सीम का डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। अगर 60 मीटर से कम है सीम की गहराई, अगर इफ द डेप्थ ऑफ द सीम इज लेस देन 60 meters, देन इन दैट केस एंड द विड्थ ऑफ द गैलरी, और गैलरी की चौड़ाई आपने रखी 3 मीटर से कम, तो उस केस में जो पिलर होना चाहिए 12 बाई 12 का होना चाहिए। आई बात समझ में? कैसा होना चाहिए? 12 बाई 12 का। और वहीं पे अगर गैलरी की साइज मैंने 3.6 मीटर रख दी, 3 मीटर से अधिक हुआ, डेप्थ उतना ही है, द डेप्थ ऑफ द सीम इज सेम, बट द साइज ऑफ द गैलरी इज इंक्रीज्ड। भाई सीम की डेप्थ तो उतनी है, गैलरी का साइज बढ़ा दिया, तो पिलर का भी साइज मैं बढ़ा दूंगा, 15 मीटर का रख दूंगा। ठीक है, ये मान लीजिए पिलर है,
इसके इधर एक पिलर, इसके इधर एक पिलर, इसके इधर एक पिलर, इसके एक इधर पिलर, ऐसे ही यहां भी पिलर। ऐसा कुछ होता है। तो सेंटर टू सेंटर मतलब इस पिलर के सेंटर से इस पिलर के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी रखूंगा मैं? 15 मीटर। इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, समझे? ना कि इसकी। अगर 15 मीटर बोला है तो 15 मीटर यहां से यहां है, ना कि यहां से यहां। आई बात समझ में? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट पिलर शैल नॉट बी लेस देन, बाकायदा रेगुलेशन में लिखा है। दिस थिंग इज 3.12। दिस वन 16.9 16.5। आपने जो सवाल पूछा कि अगर मेरी गैलरी का साइज 3.12 मीटर है और सीम की जो डेप्थ है वो कितनी है? 60 मीटर से 90 मीटर के बीच में, तो ये बताइए पिलर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देख लो, 60 से 90 मीटर के बीच में है डेप्थ, तो चलो ठीक है, यही वाली लाइन का होगा। कितनी बोली गैलरी की साइज? द गैलरी साइज इज 3.12 मीटर। दैट मीन्स कितना है? 3 मीटर से अधिक है, लेकिन 3.6 से कम है। क्या बोला है? अगर इससे कम है तो इधर से ये गया, इधर से ये वाला आया। आई बात समझ में? क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मेरे सवाल पूछोगे तो फिर मैं भी छोड़ूंगा थोड़ी यार। सीम की डेप्थ है, द डेप्थ ऑफ सीम इज 110 मीटर and width of gallery is 4.5 मीटर। तो बताइए दो पिलर्स के बीच की दूरी कितनी होगी? बताओ। सेम की डेप्थ है 110 मीटर और गैलरी की विड्थ है 4.5 मीटर, तो बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिलर कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बताओ, बताओ जी, तुम ही बता दो। कितना? 21? ये नीचे ये? चलो, अरे शाबाश। हाँ, तो 4.2 मीटर से अधिक है, ठीक है। और आपका डेप्थ 90 से अधिक, 150 से कम 25.5। क्लियर? चलो इतना तो समझ में आ गया यार, गजब हो गया। हाँ, तो अब आगे क्या बोल रहा था? तो रेगुलेशन का ये कहना है कि कभी भी the CMR 2017 says that at any point of your working in your mines the height of the gallery shall not be more than 3 meter and the width of the gallery shall not be more than 4.8 meter। अगर आपको इससे अधिक करना है तो क्या करोगे? कौन परमिशन देगा? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे गैलरी की हाइट और विड्थ इससे ज्यादा रखनी, सीएमआर ने देखो सीधे सीधे बोल दिया है कि इससे ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, ये कानून है। हमेशा अगर आपको ये रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर याद करने में थोड़ी दिक्कत जाती है ना, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं वैसे, बट तो यहां पे क्या बोलता है कि अगर आपको इससे अधिक रखना भी है तो आप किससे परमिशन लोगे?
रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके यह काम आप कर सकते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर ही है ना, और कुछ तो नहीं है? थोड़ा कंफर्म कर ले हम भी, नहीं तो बाद में बोलोगे सर क्या बताएं। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, और चीफ इंस्पेक्टर भी आता है। You have to take the permission from chief inspector also if the condition is there, if you have to make the whole gallery or whole mines, in case you have to develop your complete mines in the dimensions other than this, then in that case you have to take permission from the chief inspector. But you have, if you have to increase the size of the gallery at a particular point, okay, due to some reasons, then in that case you can take permission from the regional inspector. अब देखिए आपका बोलता है कि अगर कहीं पे छोटी सी गैलरी में मुझे कहीं दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है ना, तो गैलरी का साइज अगर बढ़ाना है, इससे अधिक करना है, तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके कर सकता हूं। लेकिन अगर पूरी माइंस ही साला ऐसी ही चलानी है इससे अधिक साइज में, तब रीजनल इंस्पेक्टर के बस का नहीं है वो, तब लेंगे कहां से? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। ओके, और पिलर्स का शेप कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर। द शेप ऑफ द पिलर्स शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ओके, दिस थिंग इज ऑल्सो रिटन इन योर CMR 2017. What will be the regulation? Tell me the regulation number. Which regulation? In which regulation all these things are given? Be quick. So, size of the pillar depends on which thing? Depth from the surface and width of the gallery. ज्यादातर लोग ना इसी में कंफ्यूज होते हैं, इतना बस बोल के रुक जाते हैं, समझे? इतना ही नहीं है, ये भी है। और जब कोई प्रूफ मांगे तो आज प्रूफ तो हमने दिखाई दिया है कि बकायदा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ सीम, विड्थ ऑफ गैलरी। ओके, तो पिलर्स का साइज किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये हमेशा याद भी रखेगा, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये भी हो गया है। अरे 2 बार आ गया क्या यार? चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेगुलेशन 118। पिछला रेगुलेशन क्या था? तेरी की रेगुलेशन नंबर 111 था वो, डेवलपमेंट। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 118। If we talk about the regulation number 118, it talks about the multi-section working or the contiguous working. What do you mean by contiguous working? Contiguous working क्या होता है भाई साहब? क्या होता है contiguous working? If the distance or the parting between two seams is less than 9 meter, then those two seams are called contiguous seams. Clear? अगर दो सीम के बीच की दूरी या दो सीम के बीच का जो पार्टिंग है अगर 9 मीटर से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन दोनों सीम को कंटिन्यूअस सीम कहा जाता है। बोलोगे सर डायग्राम बनाइए, चलो फिर से बुलाओ बाबू भैया को। दिस इज योर सरफेस, आ गया सरफेस, ये मेरी एक सीम, ठीक है, ये मेरी दूसरी सीम, ठीक है, ये सीम नंबर 1, ये सीम नंबर 2। अब इनके बीच की ये जो दूरी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीम्स इज
लेस देन 9 मीटर, 9 मीटर से कम है, अगर ये डिस्टेंस 9 मीटर से कम है तो उस केस में बोलूंगा कि ये दोनों सीम कैसी सीम है, कॉन्टिजुअस सीम है। क्लियर? अब इसको मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूं, इस चीज को मैं पार्टिंग भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पार्टिंग। ये जो खाली जगह है जहां पे कोयला नहीं है, यहां पे कोयला है ही नहीं, ठीक है, इसको पार्टिंग भी बोलता हूं। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, द सेकेंड थिंग, कंटिन्यूअस वर्किंग क्या होगा और मल्टी सेक्शन वर्किंग क्या होगा। ठीक है, अब इन दोनों सीम की डिस्टेंस अगर 9 मीटर से अधिक है, 9 मीटर से अधिक है, लेकिन यहां मेरा बाबू भैया काम कर रहा है, यहां मेरा दूसरा बाबू भैया काम कर रहा है। अब जमीन के अंदर क्या ही पता ऊपर कौन सा है ना, तो इसको बोलते हैं मल्टी सेक्शन में काम करना। क्या बोलते हैं? यहां भी काम चल रहा है, यहां भी काम चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? सेक्शंस में, एक सेक्शन ऊपर दूसरा सेक्शन नीचे, दिस इज कॉल्ड मल्टी सेक्शन वर्किंग। वर्किंग, नॉट सीम, सीम नहीं बोलूंगा तब मैं, काम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। काम चल रहा है तो वर्किंग बोल दिए, मल्टी सेक्शन वर्किंग, कंटिन्यूअस वर्किंग बोल दिए। ठीक है, काम नहीं चल रहा है बस सीम की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस सीम बोल दिए। चीज तो वही है, काम नहीं करोगे तो सीम बोलोगे, काम करेगा तो वर्किंग बोल दोगे। क्लियर? ओके, तो आपका रेगुलेशन यहां पर क्या बोलता है? रेगुलेशन नंबर 118 आपका बोलता है कि सबसे पहले आपको कभी भी ऊपर वाली ऐसी सीम में काम नहीं करना है जहां पर नीचे वाली सीम के कारण ऊपर वाला कोलैप्स हो सके। भाई नीचे बाबू भैया ने गड्ढा खोद दिया, ऊपर बाबू भैया गए दूसरे वाले, क्या हो गया उसको पता नहीं है, वो अपना खुदाई चालू किया, जमीन धसी, जाके बाबू भैया के नीचे वाले बाबू भैया कंधे पे बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो हुआ यूं, तो आपका जो अपर सीम और सेक्शन शैल नॉट बी वर्कड ओवर एन एरिया इन लोअर सीम और सेक्शन वेयर देयर इज रिस्क ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स होने का, धंसने का चांस रहे तो ऐसी जगह काम ना करना भाई साहब। ऊपर वाली सीम में पता चला ऊपर से नीचे पहुंच गए और फिर उसके बाद ऊपर ही जाना है ना। अब अगर आप फिर भी काम कर रहे हो, कोलैप्स होने का रिस्क नहीं, इफ देयर इज नो रिस्क ऑफ कोलैप्स देन यू हैव डेवलप्ड अ वर्किंग। ओके, आप बोले कि नहीं यार सर नहीं गिरेगा, ऊपर ऊपर वाला भी सेफ है नीचे वाला भी सेफ है, ठीक है, तो उस केस में आप काम करिए और दोनों के बीच की दूरी भी आप बोलोगे सर 9 मीटर है से कम है, 9 मीटर से कम है दोनों के बीच की दूरी, देन इन दैट केस सबसे पहला काम मैं बोलूंगा कि एक काम कर, जा पहले परमिशन लेके आ, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड टेक परमिशन। अब बोलो किससे? चीफ इंस्पेक्टर से। चीफ इंस्पेक्टर लिखित में इसे दे, हाँ ठीक है, इसे थोड़ा सा गड्डी लिया, पैसा डाला अपने उसमें। अगला, वर्टिकली सुपर इम्पोज्ड होना चाहिए पिलर्स और गैलरीज। मतलब अगर मैं यहां गैलरी बना रहा हूं, इफ आई एम मेकिंग अ गैलरी ओवर दिस प्लेस, तो ऊपर भी वहीं पर गैलरी होनी चाहिए, और अगर यहां पे मेरा पिलर है तो ऊपर भी यहीं पर पिलर भी होना चाहिए। तो एक दूसरे के वर्टिकली सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि यहां मेरी गैलरी है, यहां सामने ऊपर वाले ने क्या किया, पिलर बना लिया, धंस जाएगा। समझ रहे हो बात? धंसेगा क्यों? समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। जस्ट देखो अभी इसको, मैं सिर्फ कोलसीम बनाऊंगा, आई विल मेक अ कोलसीम ओनली। ओके,
This is my pillar. This is gallery and again a pillar. This is gallery and again a pillar. ठीक है। अब मैंने कहा ऊपर वाली सीम में यहां भी काम कर रहा हूं, मैंने पिलर बना दिया यहां पे, फिर गैलरी फिर पिलर। होगा क्या, ये हो गया आपका सरफेस। जब इसका पूरा वजन, when there will be high pressure due to the strata, then in that case if your pillars are not superimposed like this, then in that case इस पिलर के ऊपर प्रेशर आएगा। अब इस पिलर के ऊपर जब ढेर सारा प्रेशर आएगा, then in that case if large pressure is created over this pillar, then in that case it will create pressure at its bottom point। तो ये भी भाई पिलर के ऊपर अगर मैं प्रेशर डालूंगा, अगर इसको मैं इस चीज को अगर मैं दबाता हूं तो ये भी तो नीचे की तरफ धक्का देगा किसी ना किसी चीज को, और जब ये धक्का देगा तो यहाँ क्या है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। यहां तो बाबू भैया मजे से खैनी मसल रहा है। निपट जाएगा, पूरा जमीन धंस जाएगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप जो है हमेशा एक दूसरे के ऊपर बनाइए। जस्ट सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक दूसरे की सिधाई में होना चाहिए। ये देखिए एकदम सिधाई में आ रहा है। क्लियर, चलो समझ गए। हाँ, अब अगला जो चीज बोलता है वो ये बोलता है कि मान लो, जस्ट सपोज दैट यहां पे भी थोड़ा सा कोयला है और यहां पर भी कोयला है। There is a coal present in the roof of the bottom section and the floor of the upper section. Then in that case you don't have to do the greed. लालच में नहीं आना। क्या बोला है कानून में कि इन दोनों के बीच का गैप, किसके किसके, ये अपर सीम की वर्किंग जो है और लोअर सीम के बीच की वर्किंग जो है, इनके बीच की दूरी कभी भी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वर्किंग्स एट एनी प्लेस, कहीं पर भी कभी भी, इट शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि साला रूफ में कोयला है, चलो इसको भी निकालना चालू कर दो, इसको भी निकालना चालू कर दो। अब इतनी पतली सी गैप बची है, दरदड़ा के सब धंस आ जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए। टेक परमिशन फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर एंड जस्ट रिमेंबर द पिलर्स एंड द गैलरीज शुड वर्टिकली सुपर इम्पोज ईच अदर। ठीक है, देखा रेगुलेशन की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन पता है कहां से ली गई है, एक बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, अभी अभी आई है मार्केट में, है ना, तो देख लो इसको। और एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, परचेज करना चाहो तो कर लो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हुई है, सिंपल। जो आप CMR 2017 पढ़े होंगे, है ना, किसी भी राइटर का, उसमें क्या है कि एकदम सेम टू सेम जैसा गजेट नोटिफिकेशन आता है वैसा लिखा रहता है। बट आपको उसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में। ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने पढ़ा क्लियर हो गया। तो उस केस में आपको क्या चाहिए कि भाई एक बार पढ़ें और सिंपल लैंग्वेज में हो। तो दिस बुक इज अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली एंड
all the lines of the CMR 2017. Along with that, the DGMS circular of all the topics related to CMR 2017, or everything is present, written over here. Okay, provided in this book. आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जैसे ब्लास्टिंग है तो ब्लास्टिंग से रिलेटेड रेगुलेशन तो है ही. Just suppose that if there is blasting topic, okay, so regulation is provided over here. Then along with that, the circular which is related to that topic of blasting, that is also provided in this book. So you don't have to search about the circular. Everything is provided in this book. Along with that, it contains question PYQs, 5 PYQs, and chapter and questions, and MCQs only. And along with that, you will get Mines Act, mine rules, mine rescue rule, crash rule, complete legislation in one book only. Okay, so you can purchase it if you want complete legislation, and this will be helpful if you are going to do a job anywhere, whether in Coal India or Singareni. Then at that time you have to clear your legislation examination, and this book is very much helpful for that type of examination. और उस केस में ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो, फर्स्ट क्लास का एग्जाम निकालना है, सेकंड क्लास का एग्जाम निकालना है, लेजिस्लेशन के क्वेश्चन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है ये. ठीक है, इजी लैंग्वेज. प्राइस अभी तो 400 कुछ है यार, याद नहीं है. MRP 450 है, बट डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको भी ऑर्डर करना हो. डिस्काउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उस पर, तो जो भी डिस्काउंट्स होगा मुझे उसका तो आइडिया नहीं है, बट डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, तो कम प्राइस पे भी आपको मिल जाएगा. अभी अवेलेबल है तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं. चलो आगे देखते हैं. अगर इंक्लिनेशन, इफ द इंक्लिनेशन इज मोर देन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये शब्द याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. व्हाट डू मीन बाय 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मींस सीधी रोड. ऐसा बना दिया तो ये 30 डिग्री का क्या हो गया? इंक्लिनेशन हो गया. सीधी रोड में अगर मैं ऐसी चढ़ाई वाली रोड हो गई तो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, सीधे से ऐसे चढ़ाई अगर चढ़ूंगा तो ये क्या कहला जाता है? दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. इस केस में बोलता है सुपर इम्पोजिशन की जरूरत नहीं है. सुपर इम्पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि ये करने की जरूरत नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ये मेरी कोल सीम, ये मेरी दूसरी कोल सीम. तो इस केस में अगर मैं ये पिलर बनाता हूं तो जैसा कि मैंने कहा, एज आई हैव सेड अर्लियर, that the pillars must vertically superimpose each other, but if the inclination is more than 30 degree, अगर ये inclination 30 डिग्री से अधिक है, 30 डिग्री से अधिक है, तो उस केस में जरूरी नहीं है, then in that case it is not required to that the pillars should superimpose each other, कि पिलर्स आपके एक दूसरे के ऊपर नीचे हो ही. क्लियर है? फ्लैट सीम है, अगर सीम एकदम सीधी है तो होना चाहिए, बट इफ द इंक्लिनेशन इज मोर देन 30 डिग्री देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द पिलर्स एंड द गैलरी शुड सुपर इम्पोज. आपका उस केस में अगर इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा है तो सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना तामझाम नहीं करना है. ठीक है, तो आप गए परमिशन लेने किससे? चीफ इंस्पेक्टर से. Yeah, that will be included. Don't worry about that. Whatever will be the prices, we will try to include each and everything in that only. Okay, so you don't have to worry about that. Now, तो
तो आपको परमिशन लेना है चीफ इंस्पेक्टर से, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर। ओके, तो आपको परमिशन लेने के लिए चीफ इंस्पेक्टर बोलेगा एप्लीकेशन लेके आओ, जस्ट ब्रिंग द एप्लीकेशन, आई विल गिव द परमिशन। देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू अटैच विद द एप्लीकेशन। अब एक पर्चे में एप्लीकेशन तो लिख के ले गए, बोले भाई यहां से बाकी चीज लाओ, तो आपको एप्लीकेशन के साथ पीछे उसके क्या करके लगाना है, 2 कॉपीज ऑफ प्लान्स शोइंग द लेआउट ऑफ द वर्किंग, प्लान की 2 कॉपी कि हाँ इस तरीके से मैं वर्किंग करूंगा अपनी दोनों सीम में, ऐसी वर्किंग होगी मेरी, उसका प्लान 2 कॉपीज। ठीक है, उसके बाद कितने सेक्शन में काम करूंगा, है ना, 2 सेक्शन 3 सेक्शन एक दूसरे के ऊपर नीचे, ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस कैसे कैसे डिवाइड करके करूंगा वो आप बताओगे। सेक्शंस ऑफ द सीम, डेप्थ ऑफ द सीम, सीम की गहराई क्या है भाई, सरफेस से कितनी गहराई पे दोनों सीम है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सीम फ्रॉम द सरफेस बोथ द सीम्स। ओके, इसके साथ आप ये भी बताएंगे कि सीम की ढलान कितनी है, द रेट एंड द डिप, डायरेक्शन ऑफ द डिप, ढलान वाली सीम है, ढलान वाली सीम्स हैं, सीधी वाली सीम्स हैं, ऐसी वाली क्या है ये भी बताना है, द रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिप। along with that dimension of the pillars and the galleries, okay, the size of the pillars and galleries, पिलर्स और गैलरीज का साइज कितना रखोगे ये भी बताओगे आप वहां पे। along with that thickness of parting between the seams or the sections, दोनों सीम के बीच की थिकनेस कितनी है, गैप कितना है, ये भी आपको बताना है। तो इतनी सारी चीजें आप लेके जाएंगे तब जाके वो जो है तो परमिशन देगा। ठीक है, और ये तो बता ही चुका, दोनों सीम और सेक्शन के बीच में कभी पार्टिंग, द पार्टिंग बिटवीन 2 सीम्स और सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कभी भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चीफ इंस्पेक्टर बोलेगा चलो ठीक है आप काम करो, लेकिन पार्टिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि इससे कम पार्टिंग होनी चाहिए, पार्टिंग समझ रहे हो, दोनों सीन के बीच का गैप ज्यादा होनी चाहिए, वो चीज चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में आपको ऑर्डर देगा। वो वहां पे देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन में ना चीफ इंस्पेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चीफ इंस्पेक्टर कैन नॉट जस्ट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग और एनी चेंजेस ही कैन नॉट टेल यू व्हाई वर्बली, he have to give a written order if any type of changes he has to make over there। चीफ इंस्पेक्टर कभी भी मुंह से बोलकर आपको कोई भी चीज नहीं करेगा, ठीक है, आप उसको फॉलो भी नहीं करोगे जब तक कि वो लिखित में ना दे दे। तो एक रिटन ऑर्डर राइटिंग में एक देगा कि ये कंडीशन है, इसके कारण से आपको ये जो पार्टिंग की थिकनेस है इतनी रखनी है। क्लियर? तो पार्टिंग की थिकनेस, अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम दिस हियर ऑल्सो अ क्वेश्चन कैन बी मेड, और ये चीज कोई भी ध्यान नहीं देगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Who among the following, निम्न में से कौन, who among the following shall give, निम्न में से कौन जो है, कौन कंटिन्यूअस सीम्स के केस में shall give orders about the thickness of parting, thickness of parting between contiguous
workings. Can give. निम्न में से कौन व्यक्ति कंटिन्यूअस वर्किंग के केस में, निम्न में से कौन व्यक्ति कंटिन्यूअस वर्किंग के केस में पार्टिंग के थिकनेस के लिए रिटर्न ऑर्डर दे सकता है? पार्टिंग के थिकनेस के लिए रिटर्न ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो कौन दे सकता है? जवाब लिख लीजिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM। अच्छा, अब ये शॉर्ट एंड स्वीट है रेगुलेशन का, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में चीजें लिखी हुई यहाँ पे। ओके, इफ यू आर वर्किंग विद अ बोर्ड एंड पिलर, वेट अ मिनट यार, वी शुड ड्रिंक सम वाटर, जस्ट 1 minute break, just 1 minute break। ओके ओके, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर? मजा आ रहा है? अब बोरियत लग रहा हो तो बताना यार, है ना? मैं तो और लंबी क्लास लेने का सोच रहा हूं, बट बहुत लंबा खिंच जाएगा। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अभी आज के अपने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स ओवर हियर, like in board and pillar mining only. This workings with permission of our regional inspector. After that, there will be percentage of extraction of coal. Why do we work in panels? How a district is opened? After that, the terminologies related to board and pillar mining. Okay, then what type of drilling and blasting, how drilling and blasting is done in board and pillar mining, and what must be the pattern of this drilling and blasting, about the explosives, detonators, support system, RMR. Okay, then after that we will study about the development of the districts, cross-cut, development by cross-cut, or you can do development in steep seams, how to do the development in steep seams. Then after that we will see about the production, how the production gets affected in the while working in board and pillar mining method. Okay, after that, all this discussing all these problems, output due to solid blasting, all these things, then after that only it will get completed. So decide this thing, should I continue, or we should complete these things from tomorrow only in one lecture. Okay, tomorrow morning I will take the class, this is confirmed, because there will not be any type of power cut in the area, maintenance has been completed, so I will take the class. Okay, I'm also tired today. So that's all for today. Good night and thank you so much. Tomorrow we will continue from here only. Okay, from this point. Okay, good night everyone. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.